अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और बात हो रही है आपकी हेल्थ की और हेल्थ कंसल्टेंट हमारे साथ होते हैं और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनकी एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस का बात करूँ उनकी इस प्रोफेशन से जो उनका ताल्लुक है वो कम से कम 40 साल पुराना है। ये बड़ी बात है, 40 साल पुराना। और एक आवाम को अपनी जो तमाम जो लोग उनके पास अपनी बीमारियां लेकर आते हैं और उसका बेहतरीन तरीके से मुकम्मल इलाज उनका करते हैं। और क्योंकि बहुत सारे हम एलोपैथिक हर्बल चलता होता है, लेकिन होम्योपैथिक एक ऐसी दवा के तौर पे प्रेजेंट होता है, जब हम लोग उसको इनटेक करते हैं तो हमें फील नहीं होता। उसका ज़रा स्लो प्रोसीजर है लेकिन बहुत रिलायबल है। मुझे भी एक बार किडनी का इन्फेक्शन हुआ था तो मुझे एलोपैथिक ने मना कर दिया था कि आप नहीं लीजिएगा ज़्यादा टैबलेट, इस तरह आपकी किडनी और डिस्टर्ब होगी। तो मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाया, उसमें मुझे बहुत अफाका हुआ विदाउट एनी ऑपरेशन के। अगर आपको कोई ट्रीटमेंट बेहतरीन है और वो है होम्योपैथिक। लेट्स सी, मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं, बहुत ही सीनियर, जैसे मैंने कहा 40 साल का तजर्बा, डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शफीक साहब, माशाल्लाह जिस तरह आपका एक्सपीरियंस और जो है वो 40 साल का है, और साथ साथ नाज़रीन मैं ये भी आपको बताऊं कि आज हमारा जो टॉपिक है, मौजू गुफ्तगू, वो है स्टमक एसिडिटी और उम्मुल अमराज। अगर देखा जाए मर्ज की क्या जड़ जो है, अगर हम देखा जाए तो मैदा एक ऐसा है जो तमाम अगर हमें बीमारियां हो तो उससे रेलेवेंट ही स्टार्ट होती हैं। अब वो चाहे खाना हजम हो, खून ना बन रहा हो, आपको हार्ट अटैक हो रहा हो, कुछ भी है, उसका मेन पर्पस हमारा है, वो मेन ऑर्गन है, वो है स्टमक। लेट्स सी, हम इसके ऊपर पूछते भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको वेलकम करती हूँ। बहुत शुक्रिया, और मैं भी वेनस टीवी और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, इट्स माय प्लेजर। डॉक्टर साहब, आज हमने जो मौजूद गुफ्तगू टॉपिक रखा है वो है मैदा, तो ज़रा इसके बारे में ब्रीफ करें फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, स्टमक हमारे जिस्म का एक ऐसा ऑर्गन है जिसका एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से बहुत गहरा ताल्लुक है। हमारी बॉडी के अंदर के जितने ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्ट एक्सटर्नल जो प्लेजर है या एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है इससे रिलेटेड नहीं होती, लेकिन स्टमक वो है कि जो बाहर की चीज़ सबसे पहले पहुंचती है उसके अंदर है, तो इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। स्टमक लोकेशन वाइज एनाटॉमिकली हमारे जो रिब्स की सेंटर की स्टर्नम है, सेंटर की हड्डी को स्टर्नम कहते हैं, और स्टर्नम के नीचे जो है ये डायफ्राम के भी नीचे एक ऑर्गन है और इसका नाम स्टमक है। मैदा है, और मैदा जो है ऊपर की तरफ ओसोफिगस के ज़रिए और फिर बकल कैविटी या माउथ के ज़रिए बाहर से जुड़ा होता है, और आगे की तरफ पूरे पेट के साथ जो है इंटेस्टाइन के ज़रिए जो है वो जुड़ा हुआ होता है। स्टमक के अंदर जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि बाहर की खुराक मैदे में आने के बाद एक तो पहले हम टिथ के ज़रिए उसको बारीक करते हैं, फिर स्टमक उसको बारीक करता है। लेकिन उसके साथ साथ जो वो सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है वो ये कि अपने अंदर से एक जूस का एक्सक्रीट करता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और वो जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं कम्बिनेशन में उसके, उनमें एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट और दूसरी चीज़ है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब जब हमने डाइजेस्टिव का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया और एंजाइम्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, तो अब ये इशारा है कि खुराक सबसे पहले डाइजेशन के जिस प्रोसेस से गुजरनी है वो स्टमक से गुजरनी है। बिल्कुल ऐसे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो डाइजेशन है ये क्या है? तो बात यह है कि डाइजेशन का मतलब ये होगा कि जो खुराक आप ले रहे हैं उसमें वो हिस्सा कि जो आपकी बॉडी के लिए नीड है, यानी कि जिससे बॉडी ने अपनी ग्रोथ लेनी है, अपनी एनर्जी लेनी है, वो हिस्सा जो है इस अंदाज से कन्वर्ट हो के बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, इसी का नाम डाइजेशन है। और जो बाकी चीज़ बच गई है वो काफ़ी हद तक वेस्टेज है, उसे आगे की तरफ एक प्रोसेस के जरिए। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है, इजाज़त है बात करने? हाँ, ज़रूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है सर? मैं आदिश रियाज बात कर रहा हूँ, रेडियो पाकिस्तान 101 सियालकोट से। अच्छा जी, वेलकम करती हूँ। क्या पूछना है आपने? बहुत शुक्रिया। असल में मेरा ना मुंह पक जाता है, ये डॉक्टर साहब से माशाल्लाह बहुत ही अच्छे
बहुत ही पुराने बैठे हुए हैं, जारी वाले, इनका तजर्बा भी बहुत है माशाल्लाह। आज भी मैं तो 3 दिन से शो देख रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है। मैं पक्का यही आप पे चैनल लगाए रखता हूँ, इसमें काफी डिफरेंट चीजें आती हैं, आपका शो भी है, उसके अलावा काफी एंटरटेन भी है। यू नो माशाल्लाह डॉक्टर साहब बैठे हैं, इज वेरी ऑनेस्टली मेरे लिए ये आज फर्स्ट टाइम मैं शो इनका सुन रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। इनसे मशवरा ये था कि मेरा मुंह पक जाता है, जैसे नहीं कि कोई निचली साइड पे कोई दाने दाने बन जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे सवाल करेंगे, आप उनका जवाब दें। डॉक्टर साहब ये सामने कैमरा आप पूछे कि भाई मिर्चों वाली चीजें खा रहे, क्या मुझे नहीं पता, डॉक्टर साहब सवाल करेंगे, मैं डॉक्टर अच्छा नहीं हूं। देखिए, बात यह है कि पहले सवाल आपने कर एक लें। लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मुंह पक जाता है। पहली बात तो यह है कि मुंह पकना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने बतौर डिजीज़ इसकी बात की है, तो इसका एक ताल्लुक तो यह है वो अच्छा स्टमक डॉक्टर से साहब है। आंसर बाद में दीजिएगा, पहले उनसे कुछ सवाल करना चाहें आप उनसे सवाल कर लें। नहीं, कि वही कुछ बस मेरी ओके। पूरी बात इसी अच्छा तरह ही ठीक होगी। है, हम फिर आप प्रोग्राम देखें, डॉक्टर साहब इसका आंसर देंगे कि आपके क्या रीजन है कि आपका मुंह क्यों पक रहा है। अच्छा ये कब मैं सवाल करना चाह रही हूँ आपसे, बात करें आप लाइव हैं, हेलो। जी जी जी। अच्छा ये बताएं आपका खान पीन कैसा है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है? लाइफ स्टाइल देखिए, रात को मैं शाम को रोजाना पक्का चिकन या मटन या बीफ। हाँ किसी भी हाथ हल्का नहीं रख रहे हो ना, बस हाथ भी तो तड़ा काफी भारी है। अच्छा एक और बात बताइए कि आपने कहा कि मेरा जो है इस तरह का खाना खा, ये मुंह में छाले हैं, मुंह में जख्म है, या कुछ मिर्चों वाली चीज खाते हो तो मुंह में जलन है? थोड़ी चीजें जरा क्लियर कर दीजिए। जलन वाला नहीं है, अभी एक्चुअली खाना मैंने नाश्ता किया सुबह तकरीबन 10:30 बजे किया नाश्ता। ओके। उसके बाद जो बेहतरीन है, सुबह उठा हूँ तो तब उसके बाद दर्द भी हो रही है जुबान के ऊपर, और यानी लाइक चाय पिया तो उसके बाद बेहतर हो गया है, और अभी मुंह ठीक है, आपके सामने बात अभी कर रहा हूं। आपकी जबान में भी छाले हैं, मुंह में भी हैं, या किस तरह है, थोड़ा ये भी बताइए। सिर्फ जुबान में। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या बताएंगे, इनकी सिर्फ जबान पे छाले? देखिए सर, ऐसा है कि आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो तो ये है कि आपकी जो डाइट है उसमें मीट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और अगर मीट ज़्यादा हो और थोड़ा सा सिटिंग वर्क भी ज़्यादा हो, तो हमारी एक बहुत सिंपल सी मेडिसिन है, और वो है नक्स वोमिका। उसके इस्तेमाल से आपके छाले ठीक हो जाएंगे। लेकिन जर्नल अगर बात की जाए मुंह के छालों की, और उसका ताल्लुक भी स्टमक से हो, और स्लाइवेशन भी थोड़ी ज़्यादा हो, तो बहुत सिंपल मेडिसिन है हमारी होम्योपैथिक की, और कहा जाए तो रफ यूज़ मेडिसिन है। और उससे आगे की बात करूं तो वो ये कि शुरू में प्रोमो में बात हुई है कि होम्योपैथिक थोड़ा स्लो है, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत रैपिड रिजल्ट मिलेंगे, क्विक रिजल्ट मिलेंगे। आप नहीं ये मर्क उसके सॉल लिए ले नहीं, लीजिए। इसके लिए जिनकी सीवियर प्रॉब्लम है, जैसे अगर किसी को किडनी इन्फेक्शन है या कोई बड़ी बीमारी है जो जिसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसको ट्रीटमेंट, एक नॉर्मल नज़ला जुकाम गला या मुंह दुखना, लेकिन जो बड़ी सीवियर कंडीशन में किसी को अगर आप जब आपके पास आ जाए हेपेटाइटिस सी लेके 2 दिन के बाद तो नहीं ठीक हो जाएगा ना? अब तो Not सिचुएशन possible. आपने चेंज कर दी। अच्छा अब और मजीद कोई को सिचुएशन ये चेंज कर दी है कि डिजीज जब हमारे पास आई है क्रॉनिक। अच्छा हमारे होम्योपैथ्स chronic के disease, साथ जो ठीक है है। ट्रेजडी ये है कि जो भी पेशेंट होता है वो सबसे पहले महल्ले के जीपी के पास जाता है, और जीपी जब थक जाता है तो वो कहता है स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ। ठीक है। फिर स्पेशलिस्ट के और टेस्टों के धक्के खाने के बाद एंड पे ये होता है कि वो कहता है भाई फलां एक होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनके पास भी जाना चाहिए। तो भाई आपने 6 महीने पहले जो डिजीज़ थी, अब 6 महीने उसे पाल लिया है, स्ट्रॉन्ग कर लिया है, क्रॉनिक कर लिया है, अब होम्योपैथिक के पास आए हैं तो आप कहते हैं कि जी आपका जो फर्स्ट डोज है ना वो ठीक कर दे, तो अब ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज़, होम्योपैथिक क्रॉनिक को बहुत अच्छे अंदाज से कवर करता है, तो क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज़ भी जो इंशाअल्लाह ताला वो कवर हो जाती है। बस वही बात है कि अगर आपने डिजीज़ पालने में 6 महीने लगाए हैं तो हमें कम से कम 1 महीना तो दीजिए। हाँ तो मैं यही कह जैसा होता है। अच्छा इनका आपने क्या इन अगर ये इस तरह फॉर एग्जांपल देखिए, अपनी डाइट पे जरा तवज्जो दें थोड़ी सी। देखिए मुंह के छालों का बेसिक ताल्लुक उन्होंने खुद अपने सवाल में जवाब दे दिया था कि रात के वक्त खाते हैं, खूब खाते हैं और गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और जाहिर है कि जब रात को खाते हैं, देखिए रात की जो डाइट है, नाश्ता कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग करो, दोपहर में थोड़ा कम, रात में तो बहुत कम खाए, क्योंकि आपने रेस्टिंग फेज़ में जाना है, आपने वर्क नहीं करना है, आपकी बॉडी को नीड नहीं है।
अब अगर आपने एक्सेसिव चीज़ खा ली है तो वो बॉडी में कैलोरी की शक्ल में या फैट की शक्ल में डिपॉजिट होगी, तो अपने साथ खुद जाती हो रही है। लेकिन जहाँ तक बात है उनके उस सवाल का जवाब, तो मैंने कहा कि मर्कसॉल एक हमारी दवा है, बहुत सिंपल मेडिसिन है, और इसका कुछ अर्से इस्तेमाल कर लें, 1 हफ्ता इस्तेमाल कर लें मर्कसॉल, तो इंशाल्लाह ताला ये मुंह वाह पे भाई वाह, प्रॉब्लम्स तो जो है वो बात ठीक आपको हो बता जाएंगी। भी दिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर शफीक साहब ने। अच्छा जी, जिस तरह अक्सर लोगों के जिस्म में मैदे की जब ज़्यादा तेज़ाबियत बढ़ जाती है तो उसके मतलब फूड वापस आने लगता है हलक के अंदर, ठीक है, एक ये भी प्रॉब्लम है, इसका भी बताएं। और जो अक्सर जिस्म में जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैदे अगर रोटी सही डिज़ोल्व जो हमारा फूड नहीं करे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इन दोनों के आंसर्स बताएं कि फूड जो रिटर्न होता है हमारी इंटेस्टाइन से या गले से वापस एसोफेगस कहें हम, जो भी नाली है खुराक की नाली से रिटर्न होता है, ये अक्सर लोग डिकार लेते हैं तो रोटी पलट के आ जाती है, टुकड़ा रोटी का। देखिए स्टमक का काम है, देखिए स्टमक दोनों एंड पर ठीक है, खुद एक थोड़ा सा वाइड एरिया है, स्टमक खुद वाइड एरिया है, लेकिन इधर से स्टार्टिंग फेज पे भी वो नैरो हो जाता है और उधर से अगला जो उसका पोर्शन है वहाँ से भी नैरो हो जाता है। सही। इस तरफ एक वॉल्व लगा होता है जिसे कार्डियक वॉल्व कहते हैं और उधर पायलोरिक वॉल्व होते हैं। इस वॉल्व का काम ये है कि खुराक जब इसके अंदर चली गई है तो बैक ना हो। ओके, लेकिन जब रिफ्लेक्स सेक्शन बन जाते हैं, यानी आपका इंटेस्टाइन जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ पे जाने के बजाय रिफ्लेक्स एक्शन देता है, थोड़ा सा बैक साइड पे जो है वो उसके रिफ्लेक्सेस बनते हैं, उस वक्त ये होता है कि स्टमक के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो अगर गैसेस बनी हुई हैं तो डिकार की शक्ल में, बिल्चिंग में थोड़ा सा लिक्विड आ जाएगा और बाज़ औक़ात पूरी पूरी खुराक भी आ जाएगी। दूसरी सूरत ये होती है कि आपका जो स्टमक है वो इस अंदाज से डिस्टर्ब है कि तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है, एसिड लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। एसिड लेवल कैसे बढ़ा हुआ है? एसिड लेवल इस तरह बढ़ा हुआ है कि स्टमक के अंदर ऑलरेडी एसिड मौजूद है और स्टमक की जो वॉल्स हैं वो स्टमक की उस एसिड को सेव करती हैं, यानी वो वॉल्स ख़राब नहीं अच्छा, होती। आपने डिटेल बतानी, हमारे साथ एक कॉलर है, बात करें? जी, ठीक है जी, जी। ज़रूर कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल किया आपने? मैडम, मैं अदील बात कर रहा हूँ मुल्तान से। मुल्तान से अलीम अदील 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 साहब, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से आपने? डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरा सवाल है कि मेरे जिस्म पे ना खारिश होती है रात को या दिन में, मैं सोता हूँ ना तो जिस्म बाजुओं पे और जो मेरी जो थाई है ना, इन दोनों थाइयों के ऊपर मेरी बहुत ज्यादा खारिश होती है। अच्छा, आप ये बताइए कब से आपको? ये जब से मैंने शादी की है, शादी के बाद, मेरी शादी को तीन माह हुए हैं मेरे ख्याल। अच्छा, आपकी शादी को उसके 3 बाद माह हुए, जी, तो आपकी मेरी खाना वाइफ- पीना कैसा मेरी है? खाना पीना कैसा है आपका? खाना पीना नॉर्मल रूटीन का जो मैं पहले से खाता हूँ, यानी कि सुबह नाश्ता, फिर दोपहर का, फिर शाम को। ओके, ठीक है, चले अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं, वो बताएंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। शादी जो की जाती है बहुत अच्छी सी दुल्हन के साथ की जाती है, आपने खारिश के साथ शादी कर ली। चले खैर, ये ज़रूर है कि अगर तो इसका शादी से ताल्लुक़ है तो सिचुएशन और होगी। अच्छा, स्किन की डिज़ीज़ ऐसी डिज़ीज़ है कि जब तक डॉक्टर फिज़िकली खुद ना देखे तो उसके लिए फ़ैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्किन में एक प्रॉब्लम नहीं है, लफ्ज़ खारिश इस्तेमाल करके आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स की बात कर रहे होते हैं। तो अच्छा, इसको यूँ भी कह सकते हैं, अक्सर मैंने देखा जो ये इरिटेशन या खारिश ये हमारे ब्लड की वजह से होती है, खून की कोई ना कोई प्रॉब्लम, ऐसा है कि नहीं? ये तो तय है कि अगर आपका ब्लड जो है इम्प्योर हो गया है, ब्लड के अंदर जो है टॉक्सिटी बढ़ गई है, तो बॉडी के ऊपर उसके रिफ्लेक्सेस क्या बनेंगे? जाहिर सी बात है कि इच की शक्ल में बनेंगे, खारिश की शक्ल में बनेंगे। तो ये तो तय है कि मतलब खून जो है वो इम्प्योर हुआ है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन स्किन के ऊपर खुद स्किन डिजीज़ भी होती है और इसके बॉडी के इंटरनल किसी और प्रॉब्लम के इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो खारिश के लिए जाहिर सी बात है कि आप ये चाहेंगे कि आपको दवा बताई जाए, तो देखे बगैर तो बहुत मुश्किल है। लेकिन एक सादी सी जो दवा है होम्योपैथिक की, जो हर किस्म की खारिश को कवर करती है और सबसे बढ़कर ये कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, और वो है रेस्टॉक्स 30 इस्तेमाल कर लीजिए, इंशाल्लाह आपकी खारिश ठीक हो वाह, जाएगी। डॉक्टर साहब हैंड टू हैंड
फ़ौरन आपके मसले क्विकली अगर आपने हल करने हैं, तो आप हमें कॉल करिए। डॉक्टर साहब हमें फ़ौरन चिश्ती साहब, जो मेरे मुंह में चिश्ती वर्ड है बस, चिश्ती साहब जो है वो फ़ौरन आंसर देंगे। शफीक साहब वाकई में बड़े आप शफीक हैं, फ़ौरन लोगों के मसले हल करें। और आप जाएं अपने करीब किसी भी जनरल स्टोर पे जाएं होम्योपैथिक, और आप अपनी मेडिसिन लें और उसकी डोज ज़रूरत है वो पूछ लीजिएगा किस तरीके से आपने लेनी है। बहुत आसान होता है, उस पर कुछ ना कुछ तो ऑफ कोर्स रिकमेंडेशन लिखी होती है, या आप अपने करीब किसी हेल्थ कंसल्टेंट, क्योंकि आप लोग आउट ऑफ सिटी हैं तो ज़रा सा प्रॉब्लम होगी। लेट्स सी, मैं ये पूछूंगी हम लोग कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाती है डॉक्टर साहब? कॉन्स्टिपेशन के पीछे बहुत सारे सबब हैं। सबसे बढ़कर ये कि हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, हम डाइट क्या ले रहे हैं। अब डाइट ऐसी ले रहे हैं जिसमें फाइबर नाम की तो चीज़ ही नहीं है। हाँ, अब फाइबर वो चीज़ है कि जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने में बाय नेचर हेल्प वो करती कौन है। कौन सी चीज़ें खाने पीने में? हाँ, हमारा जो आजकल अंदाज हो गया है वो ये है कि हमने मोबाइल उठाना है, कुछ नंबर जो है उस पर डायल करने, और उसके बाद एक बाइकिया आएगा या बाइकर आएगा या कोई भी एक बंदा आएगा और वो आपको जो है पिज़्ज़ा दे देगा या फास्ट फूड दे देगा। अब वो ये फास्ट फूड जो है इसमें फाइबर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये टोटली वो चीज़ें हैं कि जो नेचर से हटके हैं, और ये कॉन्स्टिपेशन का कॉज बनते ही बनते हैं। और एक कॉन्स्टिपेशन नहीं, बहुत सारे कॉज बनाती हैं ये चीज़ें। तो फाइबर का मतलब ये है, सबसे आसान तो ये है कि आटे के अंदर जो हम उसको बहुत ज़्यादा छानना शुरू कर देते हैं, उसकी भूसी निकाल देते हैं, उसके अंदर हाँ जो एक्चुअल चीज़ है भूसी जो है वो पूरी की पूरी निकाल देते हैं। अब जब आपने वो फाइबर निकाल दिया तो पीछे जो चीज़ बची है वो तो विस्कस कर देगी, अंदर जमने वाली चीज़ है। फाइबर वो चीज़ है जो इंटेस्टाइन के साथ चिपकता नहीं है, बल्कि इंटेस्टाइन के अंदर जो चीज़ है उसको मूव करने के लिए मौका देता है। अब अगर हमने फाइबर लेना ही छोड़ दिया, हमने फ्रूट लेना छोड़ दिया, हमने फाइबर्स लेना छोड़ दिए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन बनेगा। दूसरी बात यह है कि हमने आदत बना ली है कि हमने पानी कम पीना है। अच्छा, प्यास लगी हुई है लेकिन हम इंतज़ार करते हैं कि कोई आए और फलां जगह से गिलास उठा के, कूलर तक हम जाने की ज़हमत नहीं करते तो वहाँ से कोई, तो अगर पानी आप कम कर देंगे तो बॉडी के अंदर ड्राइनेस आपने बढ़ा दी। जैसे जैसे ड्राइनेस बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे कॉन्स्टिपेशन बढ़ने के इम्कानात अपनी जगह मौजूद हैं। तो एक तो अगर एक्सरसाइज नहीं है जिस आपकी लाइफ में, और आप सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिपेशन कर देगा। डाइट आप गलत ले रहे हैं वो कॉन्स्टिपेशन कर देगा, और डाइट में आपने फाइबर निकाल दिया है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अच्छा, ये वर्म क्या चीज़ होती है? गैसेस बनना, पेट फूल जाना, ये सब क्या चीज़ होती है? अच्छा ठीक है, आप अच्छा हमारे साथ कॉलर है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम और कहाँ से कॉल की मेरी बहन? जी मैं यहाँ से सीमी बात कर रही हूँ, पिंडी से ना। पिंडी से सीमी, ओके। हाँ जी। क्या तो प्रॉब्लम मेरे है? हस्बैंड के वो जो आगे के ये पाँव के पंजे हैं ना, उंगलियों की साइड, ये बिल्कुल सुन रहती हैं। ओके, आपके हस्बैंड की उम्र क्या है? इनकी है ये 67 है एज। अच्छा, 67 उनकी एज है। और ये कब से उनको प्रॉब्लम है ये बताइए? ये 4-5 साल हो गए। तो कोई ट्रीटमेंट आप लोगों ने करवाया? नहीं, वो कहते हैं शायद इनकी ये वेन्स में ना ये ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। शुगर है या नहीं है, ये शुगर है कि बताइए। नहीं? नहीं शुगर नहीं है। अच्छा, कोई और प्रॉब्लम, कोई बीमारी? बस यही है प्रॉब्लम। वो यूरिक एसिड हुआ था ना, उसके लिए मेडिसिन इस्तेमाल की थी, तो फिर यूरिक एसिड तो ठीक हो गया, लेकिन ये कि पाँव के पंजे जाएं। अच्छा, ये हर वक्त सुन रहते हैं या कोई थोड़ा टाइम होता है कि रात में सुन रहे हैं, सुबह हर वक्त क्या सुन रहते हैं? नहीं, हर वक्त सुन रहते हैं। और सर्दियों में बिल्कुल नीले से पड़ जाते हैं इनके नीचे से पाँव इनके। तो आपने कभी चेकअप करवाया? डॉक्टर ने कुछ बताया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, वो कह रहे हैं कि ये ब्लड नहीं इनके पूरे यानी के पाँव तक पहुँच रहा है उंगलियों से। अच्छा, चले मेरी प्यारी बहन परेशान ना हो, अल्लाह उनको सेहत दे। अभी डॉक्टर शफीक साहब इसका जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये है कि शुगर जो है आमतौर पर ये शुगर की सिम्टम होती हैं, और अल्लाह का शुक्र है इनको शुगर नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि HbA1c ज़रूर करा लें। ओके। दूसरी बात ये है कि जो कंडीशन ये दे रही हैं जी, ये कोई अच्छी कंडीशन नहीं है, है, इसलिए कि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर बिल्कुल नहीं पहुँच पा रही, इसीलिए वो ब्लूइश हो रहे हैं
और अगर ये कंडीशन ज़्यादा रही तो जाहिर यानी है कि कि पाँव के नीचे वाले पूरे जो पंजे हैं वो सुन्न हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिकली वहाँ वीकनेस आ गई है, और उस न्यूरोलॉजिकल वीकनेस की वजह से ब्लड सप्लाई वहाँ पुअर हो गई है। अब वो ब्लड सप्लाई पुअर होने की वजह से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन पहुँचती नहीं है, वो बेहोश हो जाते हैं। अगर किसी भी जगह पर, हमारी बॉडी के किसी भी जगह पर अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो उस जगह के सेल आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा इस चीज़ की अहमियत ज़रूर है, और उसे करीब के किसी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। जहाँ तक बात है, इस वक्त इमरजेंसी में आप हमसे दवा पूछ रही हैं, बहुत सिंपल मेडिसन कॉस्टिकम के नाम से है, और कॉस्टिकम 30 जो है उसे 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर लीजिए। उम्मीद ये है कि 80% ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम बात करते हैं कि आप उसका बताइए, मैंने कहा गैसेस हो जाती हैं, वर्म हो जाता है, सूजन बढ़ जाती है नाफ के नीचे, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, बात ये हो रही है कि अच्छा, हमारा इसका आंसर फिर रुक जाए, कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है, दोबारा बात होगी तो फिर करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बता रहे थे आप। देखिए, पेट में सबसे इम्पोर्टेंट तो स्टमक ही है। बिल्कुल ठीक है। स्टमक के अंदर एसिड है। अब होता यह है कि एसिड स्टमक को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन किसी वजह से बिल्चिंग के ज़रिए या कोई और कॉज है कि वो जो खुराक थी वो, या जो हमने गैस आउट की है बिल्चिंग के ज़रिए, डिकार के ज़रिए, उसके साथ एसिड भी आ गया। अब वो क्या होगा कि ऊपर की तरफ उस एसिड की वजह से एक बर्निंग सेंसेशन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ जो इंटरनल लेयर है वो एसिड के लिए सेफ्टी उसमें नहीं है। बिल्कुल ठीक। दूसरी तरफ अगर जो है ये एसिड लेवल बढ़ जाता है तो आगे की तरफ इंटेस्टाइन में शुरू का जो हिस्सा है ड्यूडेनम, वहाँ पर ऊपर से लीवर जो है एक लिक्विड भेज रहा होता है जिसे हम बाइल कहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि एसिड न्यूट्रलाइज होता है और फैट डिज़ोल्व होती है। तो अब अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि वहाँ गैसेस बनना शुरू हो जाएंगी। अब जब गैसेस बन रही हैं तो जाहिर सी बात है कि अंदर पूरे आपके एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमेन कैविटी के अंदर जो है इंटेस्टाइन का एक जाल बिछा हुआ है, छोटी आंत जिसे कहते हैं, छोटी आंत, उसका एक जाल बिछा हुआ है। अब गैसेस बन रही हैं तो नेचुरल है कि इंटेस्टाइन की वॉल्स जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होंगी, थोड़ा सा फैलेंगी, और उसके नतीजे में आपको पेट जो है वो फूला हुआ महसूस होगा। अब ऐसी दवा चाहिए आपको कि जो इस गैसेस को रिलीज़ करे और गैसेस बनने की जो एबिलिटी बॉडी में आ गई है उसको ख़त्म करे। तो अगर हम ऐसी दवा लेते हैं, होम्योपैथिक में ऐसी दवा बहुत सिंपल दवा है, और अगर ऐसी दवा लेते हैं तो उससे क्या होगा कि पेट का बढ़ना भी ख़त्म हो जाएगा, और अगर बढ़ने के साथ उसको एंजाइटी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, स्वेटिंग में चला जाता है, तो वो चीज़ भी कंडीशन हो सकती है होम्योपैथिक की बहुत सिंपल मेडिसिन से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत। मैं एक और सवाल करना चाह रही थी लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, और ये अक्सर होता है, हम कहते हैं यार यहाँ पर जलन हो रही है सेंटर में ना, वो बेसिकली मैदा ही होता है, तो हम कहते हैं यहाँ जलन हो रही है। इस जलन को भी हम जो आपने ब्रीफ किया वो यही रीज़न हो सकता है, जलन होना? देखिए, स्टमक, फौरन डॉक्टर साहब मिर्चें बंद कर देते हैं। अब मुझे तो हरी मिर्चें इतनी पसंद है, वो कहते हैं कि मिर्चों वाले डिकार या मिर्चों की वो फील हो रही है कि जलन हो रही है, आज से लग रहा है आग लग रही है, सीने में आग लग रही है, वो अच्छा, क्या है डॉक्टर साहब? मिर्च हरी हो या लाल हो, लगती है, दोनों का ताल्लुक जो है एसिड को न्यूट्रलाइज करने से है। तो ज़रूरी नहीं होता कि मिर्चों को उस अंदाज से बंद किया जाए जिस अंदाज से आप कह रही हैं, ठीक है। तो लेकिन ये ज़रूर है कि एक जगह किसी भी वजह से एसिड लेवल बढ़ने से वहाँ कोई अल्सर प्रोड्यूस हो गया है। अब अगर अल्सर प्रोड्यूस हो गया है तो नेचुरल है कि बाहर की वो चीज़ जो खुद एसिड को जो है वो बढ़ा सकती है या जलन उसके फितरत में शामिल है, तो वो जगह उस जगह पे जब जाके लगेगी तो जलन तो बढ़ेगी। तो स्टमक के अंदर एसिड लेवल अगर बढ़ा हुआ है और अल्सरेशन कॉज हो गई है तो अब अगर मिर्चें खाई जाएंगी तो मिर्चें तो लगेंगी। मिर्चें तो अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते कोई खूबसूरत सा मैसेज अपने नाज़रीन को? देखिए, हमारा दीन फितरत है जी। और हमारा जो पूरा जिस्म है ये भी फितरत के ऐन मुताबिक है। अगर हम
अपनी ज़िंदगी को दीन फितरत के मुताबिक सुभान अल्लाह। और अपने लाइफ स्टाइल को नेचर के मुताबिक ढाल लेंगे, हमेशा सेहतमंद भी रहेंगे, खूबसूरत भी रहेंगे और अच्छे भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा जी नाज़रीन, आपने अभी डॉक्टर शफीक साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी और इस प्रोग्राम को मॉर्निंग शो को रात को 12 बजे के बाद आप इसको देख सकते हैं। रिपीट शो हमारा गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा, क्योंकि फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। और आप जाके देखें हमारा खूबसूरत देसी तड़का सीज़न 2, उसका प्रोमो देखिएगा।